के एक थिक फ्रेम में कन्वर्ट किया जाता है। तो जब थिन होगा तो रेजिस्टेंस हाई होगा तो एडी करंट कम रहेगा, तो जब एडी करंट कम रहेगा तो लॉस ऑफ एनर्जी भी कम होगा। तो एनर्जी यानी लॉस ऑफ एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए ऐसा लिया जाता है। तो इसमें एक सॉफ्ट आयरन कोर है। ये ऐसे कोर है, तो ये थिन प्लेट्स होते हैं, इनको सैंडविच करके थिक में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ऐसे थिन प्लेट्स होते हैं। तो जब थिन होंगे तो रेजिस्टेंस हाई होगा, रेजिस्टेंस हाई होगा तो एडी करंट कम हो जाएगा। तो इसमें दो कॉइल हैं, एक है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी कॉइल पर हम इनपुट अप्लाई करेंगे, ये है प्राइमरी कॉइल, तो यहां पर है दूसरे में सेकेंडरी। ये है सेकेंडरी कॉइल। यहां पर हम इनपुट अप्लाई करते हैं, इनपुट एसी। यहां पर हमको मिलता है आउटपुट, ये है आउटपुट एसी। एसी डिवाइस है, कभी डीसी में इसका कोई यूज नहीं होता है, कभी कभी कुछ लोग बता देते हैं, है ना। तो ये ट्रांसफार्मर इज एन एसी डिवाइस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स in step up transformer. Primary coil consists of small number of turns of thick laminated wire, copper wire होते हैं. Secondary coil consists of large number of turns thin laminated copper wire wounded on a soft iron core. तो ये है कोर आपका, ये होता है सॉफ्ट आयरन यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। फेरोमैग्नेटिक पढ़ा दिया गया, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा ये। तो हम सॉफ्ट आयरन लेते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर है। तो दो कॉइल्स हैं इसमें, एक प्राइमरी है और दूसरा सेकेंडरी है। तो प्राइमरी में लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, अगर ये स्टेप अप है तब, स्टेप डाउन है तो इसी का उल्टा हो जाता है, प्राइमरी में ज्यादा होंगे और सेकेंडरी में कम होंगे। तो ये थिन वायर होगा और ये थिक वायर होता है ना। तो ये है। अब ये पूरा डिवाइस एक स्टील चैम्बर में होता है या आयरन चैम्बर में होता है, जिसमें जो स्पेस होता है उसमें ऑयल फिल किया जाता है। ट्रांसफार्मर ऑयल होते हैं जो कूलेंट का काम करते हैं। तो ये तीन पार्ट है, एक है कोर, दूसरा है जो कॉइल है यानी प्राइमरी और सेकेंडरी वायर जो बाइंडिंग है इसकी, और तीसरा है कूलेंट जो यूज किया जाता है। ये तीन पार्ट है। इसका जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। हम एसी यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं प्राइमरी कॉइल पर, तो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा इन द प्राइमरी कॉइल। अल्टरनेटिंग का मतलब वो टाइम के साथ वेरी करेगा, मैक्सिमम वैल्यू देन डिक्रीजेस टू मिनिमम वैल्यू या जीरो, देन इन अपोजिट डायरेक्शन मैक्सिमम टू जीरो टू मैक्सिमम टू जीरो। तो जब यहां पर वेरिएशन होगा तो ये मैग्नेटाइज होता है, कोर मैग्नेटाइज होगा तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सेकेंडरी कॉइल से पास होंगी, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन होगा ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ द करंट, तैसे तैसे फ्लक्स चेंज होगा सेकेंडरी कॉइल से। फर्स्ट कॉइल में भी चेंज होगा और सेकेंड कॉइल से भी चेंज होता है। जब यहां पर चेंज ऑफ फ्लक्स होगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, वही हमको फिर आउटपुट मिलता है, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो ये होता है प्रिंसिपल, है ना। तो मान लीजिए हमने जो अप्लाई किया इनपुट वोल्टेज वो है वीपी, वीपी है इनपुट वोल्टेज।
ये है इनपुट वोल्टेज। अप्लाई करेंगे तो यहां पर वेरिंग करंट, वेरिएबल करंट फ्लो करेगा, यानी IP प्राइमरी करंट होगा। ये प्राइमरी कॉइल में होता है। तो AC होता है अल्टरनेटिंग करंट, AC करंट फ्लो करेगा जो वेरी करेगा टाइम के साथ। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स मान लीजिए NP है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। फिर यहां पर चेंज ऑफ फ्लक्स होगा तो EMF जो इंड्यूस्ड होता है वो उसी के इक्वल होगा। जो VP है इतना ही EP इंड्यूस्ड होगा, और ये होगा -NP d phi P बाई dt। ये है फैराडेज लॉ। तो ये है इसमें जो EMF इंड्यूस्ड होता है। d phi P बाई dt है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू ईच टर्न ऑफ प्राइमरी कॉइल। तो ये है वेर d phi P बाई dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू ईच टर्न ऑफ प्राइमरी कॉइल। ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, यहां भी EMF इंड्यूस्ड होगा। मान लीजिए लेट ES बी द EMF induced in the secondary coil. Due to rate of change of flux through it. तो ES कितना होगा? ES होगा -NS d phi S बाई dt। तो NS क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, और d phi S बाई dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू ईच टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल। तो वेयर NS is the number of turns in secondary coil and d phi S by dt is the rate of change of flux through each turn of secondary coil। तो ये इक्वेशन 2 ले लीजिए और ये इक्वेशन है 1। अगर हम 2 को 1 से डिवाइड करें, 2/1 कर लें, तो या एक टर्म और ले लीजिए पहले। अगर कोई फ्लक्स लॉस नहीं है, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर ले रहे हैं तो कोई फ्लक्स लॉस नहीं होगा। तो अगर कोई फ्लक्स लॉस नहीं है तो जितना प्राइमरी से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है थ्रू ईच टर्न, वही सेकेंडरी से भी होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो प्राइमरी से पास हो रही है सेकेंडरी से पास ना हो तो फ्लक्स लॉस होगा। तो अगर आइडियल ट्रांसफार्मर ले तब ये कंडीशन होती है। फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर d phi P बाई dt होगा d phi S बाई dt, और ये हो जाएगा d phi बाई dt। मान लेंगे दोनों इक्वल है तो d phi बाई dt मान लें। देन हमारा इक्वेशन 1 क्या मिल जाएगा? इक्वेशन 1 मिलेगा EP
इक्वल टू माइनस एन पी डी फाई बाई डी टी, और यही आपका वीपी भी रहता है जो आप इनपुट अप्लाई करते हो। इसी तरह से सेकंड में क्या मिलेगा, जो इंडक्शन हुआ वो है ES, और यही हमको आउटपुट मिलेगा यानी VS, जो वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज होगा वो होगा माइनस NS डी फाई बाई डी टी। हमने प्राइमरी और सेकेंडरी को हटा दिया, अब डी फाई बाई डी टी दोनों में रखें, तो 2 को 1 से अगर डिवाइड करें तो क्या मिलेगा इससे, BS बाई BP या ES बाई EP। तो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल होगा, डी फाई बाई डी टी कैंसिल होगा, NS बाई NP आ जाएगा, NS बाई NP, और इसी को हम R लिखते हैं, और ये ग्रेटर देन 1 होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए, कि नहीं, इसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर या ट्रांसफर फैक्टर। लिखिए यहां तक, ये इक्वेशन हम लिख लें 4-3। क्लियर है? म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, प्रिंसिपल इसका क्या है, म्यूचुअल। कभी कभी यही नीट में पूछा जाएगा किस पर बेस्ड है, तो इसमें दोनों होता है, सेल्फ इंडक्शन भी होता है, और लेकिन एक कॉइल से दूसरे कॉइल में ट्रांसफर होगा ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन, तो प्रिंसिपल उसका म्यूचुअल इंडक्शन है। ये कोर है और ये प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल है। और इधर बैठो ना, इधर बैठोगे दिखाई देगा कायदे से। अब R जो है वो स्टेप अप के लिए मोर देन 1 है, क्योंकि NAS अपॉन NP है। सेकेंडरी में लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है और प्राइमरी में स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो रेशियो जो होगा ये 1 से बड़ा होगा। लेकिन जब स्टेप अप है तब, अगर स्टेप डाउन है तो 1 से छोटा हो जाएगा। तो लिख लीजिए वेयर R is called transformation factor, where small r is called
ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर एंड आर स्टेप अप ट्रांसफार्मर आर इज मोर देन 1, वो सिंबल है ग्रेटर देन 1, आर इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर और वो स्मॉल आर ग्रेटर देन 1 एंड आर इज ग्रेटर देन 1 फॉर स्टेप अप है ये, है ना। अब अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो कोई पावर लॉस नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं। आइडियल का मतलब जो कभी एग्जिस्ट ही ना करता हो, कुछ ना कुछ तो पावर लॉस होगा ही, लेकिन आइडियल के कंडीशन को ही हम लोग लेते हैं। फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर जो इनपुट पावर होगा उतना ही आउटपुट पावर होगा। इनपुट पावर इक्वल टू होता है आउटपुट पावर। इनपुट पावर, पावर का मतलब होता है वोल्टेज इंटू करंट। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या है? V इंटू आई। तो V प्राइमरी के लिए VP इंटू आई प्राइमरी के लिए IP, तो यहाँ होगा V सेकेंडरी इंटू आई सेकेंडरी। तो VS अपॉन VP निकाल सकते हैं, VS अपॉन VP। तो VS यहाँ है, यहाँ नीचे लाए तो IS नीचे आ जाएगा, तो ये IP अपॉन IS होगा, उल्टा हो जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन 4 लें तो फ्रॉम 3 and 4 ये लिख सकते हैं। इसका मतलब कई रिजल्ट है, VS बाई VP, ये हम लिख सकते हैं IP बाई IS, और यहाँ ES बाई EP है, या NS बाई NP, कोई भी दो। और ये R है, R मोर देन 1 है, R स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो इसमें से कोई दो ले करके जो अननोन होगा उसको डिटरमिन किया जा सकता है ना। आल्सो रेजिस्टेंस के टर्म में भी लिख सकते हैं हम, VS IP इंटू आई VP इंटू IP, ये है VS इंटू IS। तो करंट वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो VP, तो इसको लिख सकते हैं VP अपॉन RP, प्राइमरी क्वाइल का रेजिस्टेंस। यहाँ पर VS और करंट होगा VS बाई RS, रेजिस्टेंस इन द सेकेंडरी क्वाइल। तो RS अपॉन RP कैलकुलेट कर सकते हैं, RS अपॉन RP, ये RS है, यहाँ लाइए ऊपर तो RS, और ये हो गया VS स्क्वायर कि नहीं, और ये हो जाएगा VP इंटू VP, तो VP का स्क्वायर ये लिख सकते हैं। और VS अपॉन VP देखिए क्या है, NS अपॉन NP भी है, तो ये NS अपॉन NP का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक रिजल्ट हम रेजिस्टेंस के टर्म में भी लिखा जा सकता है। रेजिस्टेंस का रेशियो R रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी का जो रेशियो है उसका स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा उसका? यानी यही R है तो R का स्क्वायर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? R स्क्वायर। तो ये भी आप ले सकते हैं। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स इस पर हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, इनपुट प्राइमरी, आउटपुट प्राइमरी, पावर, वोल्टेज और करंट का रेशियो, इन्हीं सब पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं।
अब इसमें एक टर्म है एफिशिएंसी। कोई भी ट्रांसफार्मर है उसकी एफिशिएंसी हमेशा 1 से कम होगी या 100% से कम होगी। ज़्यादा तो होती ही नहीं है, ज़्यादा माने एनर्जी बढ़ जाए, उसका पावर बढ़ जाए, ऐसा होगा ही नहीं। कुछ ना कुछ पावर लॉस तो होगा ही होगा। तो और केवल आइडियल केस में ऐसा था। तो इफिशियंसी का मतलब होता है द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर अपॉन एंड इनपुट पावर। द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर एंड इनपुट पावर इज कॉल्ड इफिशियंसी, है ना। तो उसको ईटा लिखते हैं, लिख लीजिए थोड़ा सा। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, उसी में लिखो ना, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर is the ratio of output power to the input power. It always less than 1। ये है ईटा लिखते हैं इसको लिखा जाता है ईटा, इफिशियंसी। तो ये है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर कितना है, बी आउटपुट माने सेकेंडरी और आई सेकेंडरी अपॉन वी प्राइमरी इंटू आई प्राइमरी। चल नहीं रहा है तो अब ये हमेशा 1 से कम होगा, ये लेस देन 1 या लेस देन 100%। कुछ ना कुछ लॉस होता है उससे। लॉस क्यों होगा, कहाँ लॉसेज हैं? तो लॉस 5 टाइप के हैं लॉसेज। जैसे जब हम इस डिवाइस को यूज करेंगे तो प्राइमरी में रेजिस्टेंस है, कॉइल में लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है, तो वायर की लेंथ लार्ज है, तो उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। जब करंट फ्लो करेगा तो हीट जनरेट होगा, ड्यू टू द रेजिस्टेंस वो हीट लॉस होगा। इसीलिए इसमें कूलेंट यूज करते हैं जिससे वो बहुत ज्यादा गर्म ना होने पाए। सेकेंडरी में भी है, सेकेंडरी कॉइल में भी रेजिस्टेंस है, तो उसको कहते हैं कॉपर वायर लॉस। तो इस तरह से उसकी एनर्जी का कुछ पार्ट, कुछ परसेंटेज तो रेजिस्टेंस की वजह से लॉस होगा। दूसरा इसमें एक लॉस होता है हिस्टैरिसीस लॉस। वो क्या है, लैगिंग होता है जब मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होगा। इसका सॉफ्ट आयरन कोर का, जैसे ही जब करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटाइज होता है, 0 से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से 0, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन होता। तो एक साइकिल मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होती है, उसको कहा गया हिस्टैरिसीस लॉस। तो सॉफ्ट आयरन कोर में वो कम है, बाकी और मेटल लेते, हम स्टील लेते या अदर मेटल्स में तो ज्यादा होता है। तीसरा होता है एडी करंट लॉस। जब चेंज ऑफ फ्लक्स होगा थ्रू द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर तो उसमें एडी करंट जनरेट होता है। तो अगर करंट है तो रेजिस्टेंस की वजह से एनर्जी लॉस होगी, हीट में कन्वर्जन हो जाता है, तो उसको कहते हैं एडी करंट लॉस। चौथा, फ्लक्स में भी लॉस होता है। कभी कभी जो प्राइमरी से टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सेकेंडरी से पास, कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सेकेंडरी से पास नहीं होंगी, तो उसको कहा जाता है फ्लक्स लॉस, है ना। तो ये 4 टाइप के तो लॉस हमेशा होंगे। कोर में वाइब्रेशन होता है, तो
साउंड जनरेट होता है वो भी इन्वायरमेंट में जाता है, ह्यूमिंग लॉस उसको कहते हैं। तो ये 5 टाइप के लॉसेज होते हैं ट्रांसफार्मर में, जिससे जितनी इनपुट पावर होता है उतना हमको आउटपुट पावर कभी नहीं मिलता, हमेशा कुछ ना कुछ कम ही मिलेगा। जो रिसेंट डेवलप ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें 96% तक एफिशिएंसी होती है। जैसे जैसे उसको यूज किया जाता है वैसे वैसे उसकी इफिशियंसी कम होती जाती है। तो ओल्ड ट्रांसफार्मर में 90% ही रह जाता है। छोटे स्केल पर अगर कोई ट्रांसफार्मर डिजाइन किया गया तो बहुत ज्यादा लॉस नहीं है, तो अबाउट 99% या अबाउट 100% भी मान सकते हैं। लेकिन जो लार्ज स्केल पर बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें तो हमेशा लॉस ऑफ एनर्जी होगी, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ टर्न बहुत ज्यादा होते हैं, कोर बहुत बड़ा होता है, उसमें मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन में भी काफी एनर्जी लॉस होगी। तो जो बड़े ट्रांसफार्मर है उसमें लॉस ऑफ एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है। तो इसलिए कभी 100% हमको आउटपुट पावर नहीं मिलता है। लिखिए, लॉस ऑफ एनर्जी इन द ट्रांसफार्मर, लॉस ऑफ एनर्जी इन द ट्रांसफार्मर। लिखिए, फ्यू एनर्जी या पावर लिख सकते हैं, फ्यू एनर्जी लॉस इन द ट्रांसफार्मर ड्यू टू द ऑपरेशन in the form of heat and sound, in the form of heat and sound। नंबर 1 लिखिए, नंबर 1 कॉपर वायर लॉस। ये कहां है? कॉइल में है। लिखिए, ड्यू टू द रेजिस्टेंस इन द कॉइल, ड्यू टू द रेजिस्टेंस, उसी में लिख लीजिए, ड्यू टू द रेजिस्टेंस इन द कॉइल कॉपर वायर लॉस होगा, ड्यू टू द रेजिस्टेंस इन द कॉइल। नंबर 2 हिस्टीरिसिस लॉस, HYSTERESIS, हिस्टीरिसिस लॉस, हिस्टीरिसिस लॉस। उसी में आगे लिख लीजिए, ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर इन ईच साइकिल, इन ईच साइकिल सॉफ्ट आयरन कोर इन ईच साइकिल। जब एसी एक साइकिल कंप्लीट करेगा तो उसमें नेट हिस्टीरिसिस लॉस होगा, और हर साइकिल में वही होगा। पढ़ाया गया है हिस्टीरिसिस लॉस? हिस्टीरिसिस नहीं पढ़ाया है। थर्ड लिखिए, एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस। उसी में आगे लिख लीजिए, ड्यू टू द रेजिस्टेंस, ड्यू टू द रेजिस्टेंस इन द आयरन कोर heat produced by eddy current, heat produced by eddy current। उसी को मिनिमाइज करने के लिए हम थिन प्लेट्स को सैंडविच करके थिक प्लेट बनाते हैं। कोर को थिन जब होगा तो रेजिस्टेंस हाई रहेगा, तो जब रेजिस्टेंस हाई है तो एडी करंट स्मॉल हो जाएगा, तो जब करंट स्मॉल होगा तो हीट भी कम जनरेट होगा, ऐसा रखा जाता है। नेक्स्ट, फ्लक्स लॉस, फ्लक्स लॉस
टोटल फ्लक्स in the primary is not equal to total flux in secondary. यानी जितनी मैग्नेटिक लाइंस हैं सबके सब नहीं पास होते हैं। टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी, जितना फ्लक्स प्राइमरी में है सबका सब सेकेंडरी से पास, यानी जितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्राइमरी कॉइल में जनरेट हुई वो सब सेकेंडरी से पास होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फ्लक्स लॉस नहीं है। कुछ ऐसी लाइनें होती हैं जो प्राइमरी से तो पास हो रही हैं लेकिन सेकेंडरी से पास नहीं हो रही हैं, तो लॉस हो जाता है। नेक्स्ट लिख लो, sound produced due to the vibration of iron core तो ये 5 तरह के एनर्जी लॉस हैं। इसलिए जो आउटपुट पावर है वो इनपुट पावर से हमेशा कम रहेगा और इफिशियंसी हमेशा 1 से कम या 100% से कम होगा। तो अब कंप्लीट कोर्स हमने डिस्कस कर लिए है ना। जितना इस टॉपिक में यानी इस चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक थे सब लगभग कवर हो गए, कोई बाकी नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी का पार्ट। न्यूमेरिकल वाला इसमें है, हैं? निकालो, कहाँ है? हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन, एसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दोनों का है। एसी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या एक ही पहले खोलो, पहले एसी ही करा लिख लो। नीट का कर लो। इक्कीस से केवल है, उसके पहले का नहीं है, है? कब से कब तक का है? 16 से है और पहले का भी है। 2009 से है। नीट का यहाँ से है 13 से है। A coil of self-inductance L is connected in series with a bulb and an AC source. Brightness of bulb decreases when अब इसमें देखिए ऑप्शनल है। देखिए coil of self-inductance L is connected in series with bulb B and AC source। तो सेल्फ इंडक्शन कॉइल है, उसमें जो रेजिस्टेंस है वो एक्सएल है, ओमेगा एल।
एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल। अब उसमें ये पूछा है कि ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीज हो गया कब, व्हेन ए कैपेसिटेंस ऑफ एक्सी इक्वल टू एक्सएल इज इंक्लूडेड इन द सेम सर्किट। अगर उसी सर्किट में एक कैपेसिटर भी लगा दिया गया और एक्सएल और एक्सी इक्वल है, तब तो उसका इंपीडेंस 0 हो गया। सेल्फ इंडक्शन कॉइल है, इंपीडेंस नहीं 0 होगा क्योंकि बल्ब का तो रेजिस्टेंस रहेगा ही, मिनिमम हो गया, जेड बिकम्स मिनिमम कि नहीं, तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगा, ब्राइटनेस क्या होगा बढ़ेगा। एन आयरन रॉड इज इंजर्टेड इन द क्वाइल, अगर क्वाइल में आयरन रॉड इंजर्ट कर दिया जाए तो एल की वैल्यू बढ़ जाती है, सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाता है तो एक्सएल बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा कि नहीं, टोटल इंपीडेंस बढ़ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, तो इंपीडेंस बढ़ेगा तो करंट घट जाएगा, करंट घटेगा तो ब्राइटनेस भी घटेगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इज डिक्रीज्ड, फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज किया गया तो एक्सएल घट जाएगा तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा, तो ब्राइटनेस बढ़ेगा, इंपीडेंस घटेगा। 2 आ रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल रिड्यूस्ड, रेजिस्टेंस से इसका कोई मतलब नहीं है, है? If a bulb B and AC source are connected in series with self-induction coil, then in such case brightness of the bulb decreases when our iron rod is inserted in the coil, which further increases impedance of the circuit। L बढ़ेगा, रॉड इंजर्ट करेंगे तो क्या बढ़ जाएगा एल, तो एक्सएल बढ़ेगा। अरे एल बढ़ा तो एक्सएल इक्वल टू क्या है ओमेगा इंटू एल है, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया उसका, जिसको आप क्या कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। जब इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ गया तो सर्किट का इंपीडेंस बढ़ा, तो इंपीडेंस बढ़ा, यही तो दिया है। Then in such case the brightness of the bulb decreases, इंपीडेंस बढ़ेगा तो करंट घट जाएगा, करंट घटेगा तो ब्राइटनेस भी कम हो जाएगा। एक और क्या दिया था नंबर ऑफ टर्न्स, इससे कोई मतलब नहीं है। फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स का अगर डिक्रीज कर जाए तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने पर इंडक्टेंस का वो इंडक्टिव रिएक्टेंस घटेगा, है ना, तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगा, ब्राइटनेस बढ़ जाता है, तो इसलिए वो सही नहीं है। आयरन रॉड इज इंजर्टेड, और इसके होने पर तो आर की वैल्यू जेड इक्वल टू मिनिमम हो जाएगा, तो करंट मैक्सिमम होगा, ब्राइटनेस अगेन इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है कि नहीं? देख लीजिए भाई, ये क्यों नहीं सही है? आपका जो जेड था, जेड क्या था ये देखिए ना, जेड होता है कहां से, पेन कहाँ है इसमें, यहाँ से नहीं आएगा, ये है ना, जेड इक्वल टू क्या था ये देखिए, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ये होता है एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर, ये है आपका कि नहीं जेड। अब अगर हमने एक एक्ससी को इंट्रोड्यूस कराया जिसमें एक्सएल इक्वल टू एक्ससी है, तो ये हो गया 0। अगर ये 0 हो गया तो जेड हो गया आर केवल, और जेड वो क्या हो गया मिनिमम, क्योंकि ये तो होल स्क्वायर होता है ना। तो अगर ऐसा है पहले केस में, पहला अगर एक्सएल इक्वल टू एक्सी एक कैपेसिटर हमने इंट्रोड्यूस करा दिया और उसमें एक्सएल और एक्सी की वैल्यू इक्वल है,
तो अब जेड उस केस में क्या हो जाएगा, जेड मिनिमम हो जाएगा और वो केवल आर होगा, तो आई मैक्स हो जाएगा। आई मैक्स क्या होता है, वी बाई जेड। तो अगर करंट बढ़ गया तो ब्राइटनेस भी, करंट कहां से पास होगा, बल्ब से, और बल्ब में क्या है, ओमिक रेजिस्टेंस है। तो करंट अगर बढ़ेगा तो ब्राइटनेस भी बढ़ जाएगा। और पूछा क्या है कि घटना है, क्या करना है, डिक्रीज करना है, तो ये सही नहीं हुआ। अब यहां देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स इज डिक्रीज्ड। अब एक्सएल क्या है, आपका एक्सएल है ओमेगा एल और ये है 2 पाई एफ एल। अगर आपने एफ को घटाया तो एक्सएल घटा। अब उस केस में अगर सी आप नहीं ले रहे हो तो जेड कितना है, अंडर रूट है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो जब ये घटेगा, एफ आप घटाओगे, फ्रीक्वेंसी घटाओगे तो एक्सएल घटेगा, तो जेड भी घटेगा, तो आई बढ़ेगा, तो ब्राइटनेस अगेन बढ़ेगा। अब यहां देखो, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल रिड्यूस्ड। इसका कोई इफेक्ट इसमें तो नहीं दिया है। मेन पार्ट ये है, अगर आयरन कोर आप यूज करते हो तो होता है ऐसे, सेल्फ इंडक्शन कॉइल है, इसमें अगर कोई आयरन कोर यूज हुआ तो ये मैग्नेटाइजेशन से होता है, तो आयरन कोर भी मैग्नेटाइज हो जाएगा, तो मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो बढ़ जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो एक्सएल की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। एक्सएल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो जब एक्सएल इंक्रीज करेगा तो जेड इंक्रीज करेगा, जेड इंक्रीज करने पर आई डिक्रीज कर जाएगा, और करंट डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस से जब पास होगा तो ब्राइटनेस भी कम हो जाएगी। तो इसीलिए बी वाला पार्ट ही सही है। क्लियर है? अब ये हटाएंगे कहां से है, ये वाला जो लिखा है सेलेक्ट, ये चेंज कहां, तब तो चला गया। कौन सा किया अभी, ये हो गया, ठीक। नीट 13 का किया था ना, 13 का तो इसमें है नहीं, 13 का हो गया है ना। अब 16 का देखो, क्लोज कर दे। हो रहा है, ठीक करो भाई, कहाँ गया। क्लोज नहीं हो रहा है, 13 वाला नहीं, 16 वाला देखो, यहाँ था ना 16 का, ये है ना 16 का, ये है 16 का। ये स्मॉल,
अब देखिए, ये स्मॉल सिंगल वोल्टेज Vt इक्वल टू V0 sin ओमेगा t इज अप्लाइड अक्रॉस एन आइडियल कैपेसिटर C। करंट I फंक्शन ऑफ t है, टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, इज इन फेज विद वोल्टेज Vt। आप तो जानते हो, मैं तीनों बताया हूं। केवल रेजिस्टेंस में सेम फेज में होता है, रेजिस्टेंस में सेम फेज में होगा वोल्टेज और करंट। इंडक्टेंस में वोल्टेज आगे रहेगा और कैपेसिटेंस में वोल्टेज पीछे रहेगा करंट से। तो अब यहां देखिए, आपका कैपेसिटर में अप्लाई किया गया, तो कैपेसिटर में करंट आगे रहेगा, वोल्टेज पीछे रहता है। तो ये हमने बताया होगा, देखिए ये 90 डिग्री इन फेज रहता है। कहा था वो है? ये था, ये हमने बताया था जब ये था आई। रजिस्टर के केस में तीनों इसी समय समझते रहिए, रजिस्टर के केस में ऐसे ही था, दोनों सेम फेज में थे। लिखो मत बेटा, अभी समझो। और जब हमने इंडक्शन कॉइल लिया था तो ये VL था और ये 90 डिग्री फेज में था, आगे था कि नहीं। और कैपेसिटर के केस में वोल्टेज पीछे होता है आई से, यानी करंट आगे है और वोल्टेज क्या है, पीछे है 90 डिग्री। तो बस यही बताना है। करंट IT इन सेम फेज विद वोल्टेज सही नहीं है, करंट IT लैग्स वोल्टेज 180 डिग्री गलत है ये भी। करंट IT लैग्स वोल्टेज VT बाई 90, करंट लैग्स है, लैग्स लीड कर रहा है ना करंट, तो ये होगा ओवर ए फुल साइकिल ऑफ कैपेसिटर C। हाँ, तो अब उसमें वोल्टेज का नहीं इन्होंने दिया। ओवर ए फुल साइकिल द कैपेसिटर C forces not consume any energy from the voltage source। यही होगा, क्योंकि पावरलेस होता है ना। क्या होता है, वाटलेस करंट। पावर क्या होता है, जीरो। चाहे वो सेल्फ इंडक्शन कॉइल हो या कैपेसिटर हो। और साइनसोइडल वेव आपने लगाया, चाहे कास हो चाहे साइन का हो, तो पूरे साइकिल के लिए क्या होता है, जीरो। अब चेक कर लो। है क्या कर दें, ये हटा दें, क्लोज सेलेक्ट करें, वही तो कह रहा हूं, ये क्लोज कर देने। अब चेक कर लो। डी है ना, चाहे इंडक्शन कॉइल होगा चाहे कैपेसिटर होगा, बाकी ऑप्शन गलत थे। अगर लैग्स बिहाइंड होता तो वो सही हो जाता, तो वो गलत था। अगर लैगिंग लिखा होता है यानी लीड, करंट लीड करता तो सही रहता वो, तो एक ऑप्शन वो नहीं था, तो ये सही हुआ। क्लियर है? फिगर बनाए, फिगर तो बनवाया भी था ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फिर 17। इसमें और क्वेश्चन है? अच्छा और है। हाँ देखो, एन इंडक्टर 20 मिली हेनरी, ए कैपेसिटर 50 माइक्रोफैरड एंड ए रजिस्टर 40 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द सोर्स ऑफ EMF with 10। तो वे V नॉट है साइन ओमेगा t, तो ओमेगा 340 है। द पावर लॉस इन AC सर्किट, तो पावर लॉस कितना होता है, पावर लॉस P ये देखिए
P इज इक्वल टू V R M S इंटू I R M S इंटू कास फाई, और कास फाई क्या है, R अपॉन स्क्वायर रूट R स्क्वायर यानी Z प्लस एक्सएल ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये है पावर लॉस। क्योंकि एलसीआर सीरीज सर्किट है, तो एलसीआर सीरीज सर्किट में कास फाई है पावर फैक्टर कि नहीं, तो वो होता है आर बाई जेड। तो ये इंपीडेंस है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो पहले कैलकुलेट करिए ये वैल्यू कितना आ रहा है, निकालो। इंडक्टर है तो एक्सएल निकाल लो, फिर एक्सी निकाल लो, आर दिया हुआ है, टोटल वैल्यू निकालो, जल्दी कैलकुलेट करके निकालो ना। अब तो वैल्यू लिख दिया हूं। आर तो मालूम ही है, पहले आप निकालोगे ओमेगा एल कि नहीं, पहले एक्सएल निकाल लो। एक्सएल है ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ, ओमेगा तो दिया ही है ना, ओमेगा है 340, तो ये हो गया 340 इंटू एल की वैल्यू 20 मिली हेनरी है, 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, कितना आ गया निकाल लो। है पूरा निकाल लिया, ये कितना आया 68 इंटू 00 भी है तो 6.8 हो गया ना, 00 यहाँ है तो 6.8, ये 00 आएगा तो आपका डेसिमल यहाँ आ गया, इतना हो गया। ऐसे अब एक्सी निकालो 1 अपॉन ओमेगा सी, ये निकालना है तो 1 अपॉन ओमेगा 340 इंटू सी की वैल्यू देखो कितना है, सी कितना है आपका 50 माइक्रो फैराड है, तो 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, सॉल्व करो भाई, 10 टू द पावर 4 ऊपर ले जाओ, 10 टू द पावर 3 ऊपर ले लो, 1000 डिवाइडेड बाई 17, कितना आ जाएगा, अरे यहाँ 00 है और एक जीरो और आएगा तो 3 जीरो हटा दिया, 10 टू द पावर माइनस 6 से -3 आया, ऊपर ले गए, +3 हुआ तो 1000 हुआ, और नीचे क्या आएगा 5 से मल्टीप्लाई किया, थ्री 40 इंटू 50 करोगे ना, डिवाइड करके देख लो कितना आया, एक्सी कितना हुआ 6.8, वो भी आ रहा क्या है, 6.8 नहीं आ रहा है, आना चाहिए देखो है,
58.58 है ना, 58.58 आ रहा है। अब सॉल्व करो 58.58। अब आप जेड निकालो पहले, ये डिनोमिनेटर वाला जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, है जेड निकालोगे फिर करंट निकालना है। हैं मान लो 60 नहीं है, वैसे मान लो सिंप्लिसिटी के लिए। क्वेश्चन बड़ा है क्या? सॉल्व करना है तो बड़ा ही है। ये तो पावर है उसका ना, कितना पावर लॉस है। एसी सर्किट इज बिना कैलकुलेट किए तो आएगा नहीं। कितना आया है? 0.5 आ रहा है, चेक कर लो। 6.8 ओम एक्सेल है, 58.82 है। अब जेड निकाले हो कि नहीं? जेड निकला है 65.62। निकाले हो कि नहीं? कोई निकाला? अरे बिना जेड निकाले, अब वो देखो वैल्यू फिर रखा गया, ये cos फाई की वैल्यू 10/65 पॉइंट इतना हाफ 10 वी नॉट और आई नॉट पहले निकाल लेंगे। cos फाई 0.46 वी नॉट और आई आर एम एस निकालना चाहिए था। V बाई √2 आर एम एस वी नॉट बाई √2 और वी नॉट बाई √2। पावर निकाले होंगे, देख लो। P हाफ आई जाएगा। 46 दिया था ऑप्शन ने कि नहीं दिया है ना? तो इतना कैलकुलेशन है इस सवाल में, देख है, पूछा गया क्वेश्चन है। है जेड तो क्या हुआ? ये 40 स्क्वायर और ये माइनस करोगे ना उसका स्क्वायर, सॉल्व नहीं करेंगे। वो तो आपका एक्सेस था, और जेड निकालोगे आर स्क्वायर का फार्मूला तो लिखा था हमने। फार्मूला लिखा नहीं था अभी? नहीं आया? कम आ रहा क्या? अरे 40 का स्क्वायर 58.82 माइनस 6.8 का स्क्वायर किया ही नहीं होगा, फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे। हाँ तो ऐसे थोड़ा आएगा, बताया था लंबा क्वेश्चन तो आई है। और भी है, अब अगले साल का है 17 का।
R 9.0 ohm is two identical inductor with inductance L equal to 2 मिलीहेनरी। अब ये दो इंडक्टेंस हैं, पहले क्वेश्चन देखो कि पहले ऑप्शन। करंट आई थ्रू द बैटरी जस्ट आफ्टर द स्विच क्लोज्ड, जैसे ही स्विच क्लोज करोगे तो करंट पूछा है। करंट फ्लो करेगा कि नहीं पहले ये देखो। क्यों नहीं करेगा? ये देखो, यहां से करंट नहीं होगा, यहां से नहीं होगा, ये तो है ना, केवल रेजिस्टेंस तो एक में है ना, डीसी सोर्स लगा हुआ है, तो डीसी सोर्स कितना है, आर की वैल्यू दिया था और ई 18 वोल्ट है। आर कितना है आपका देख लो, 9 ओम का है, तो 2 एम्पियर का करंट हो जाएगा कि नहीं? वो 9 है और ये 18 वोल्ट है, ईएमएफ ई। 2 एम्पियर में है कि मिली एम्पियर, क्या है, वोल्ट में है, वो ओम में है। जैसे ही क्लोज करोगे तुरंत, जब ये कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर और at t equal to 0, no current flow through the inductor as its resistance changes in current slowly build in it. Also as switch is closed, inductor will give infinite resistance where capacitor shows zero resistance. कैपेसिटर तो है ना, हाँ, इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, तो आर और आर सीरीज में हो गया है ना, पैरेलल में, सॉरी, आर और आर 2 पैरेलल में, तो आर बाई 2 हो जाएगा, आर बाई 2 हो जाएगा, ये तो नहीं है ना, तो आर बाई 2 है तो 4 एम्पियर का करंट होगा, 2 नहीं होगा 4 होगा। 4 दिया था क्या? हाँ 4 दिया है तो होगा, जहाँ 4 दिया है, नहीं दिया, अच्छा हाँ, एक में दिया है 4 एम्पियर का, हाँ जैसे इंडक्टर में नहीं होगा, इसका तो 0 है ना, तो इसका 0 रेजिस्टेंस है, तो ये और ये 2 सर्किट हुआ, तो आर और आर कैसे हैं, पैरेलल, तो जब आर और आर पैरेलल है तो आर बाई 2 हो गया, और वी इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू वी बाई आर, तो कितना हो गया, 18 वोल्ट है ना वो, और ये आर बाई 2 9/2 हो गया, तो कितना आ गया, 4 एम्पियर। कौन सा था, कौन ईयर का ये, और भी है 16 में एक और है। Which of the following combinations should be selected for better tuning of an LCR circuit used for combination? देखिए R20 ohm L1.5C, तो रेजोनेंस सर्किट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रेजोनेंस, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होनी चाहिए, रेजिस्टेंस का होना चाहिए स्मॉल, तो देख लो एक्सएल और एक्सी किस में बराबर है, और रेजिस्टेंस कम किस में है, इसमें रेजिस्टेंस कम है, तो देखो एक्सएल और एक्सी कितने आ रहे हैं, एल और सी दिया है ना, है ओमेगा तो दिया नहीं, ओमेगा एक ही रहेगा, 1/ओमेगा सी होना। एलसीआर सर्किट, तो आपको ये लेना चाहिए थर्ड वाला, है ना, 1/R L/C क्यू क्वालिटी फैक्टर,
तो एल और आर तो दिया था ना सब में। 7.30 क्वालिटी फैक्टर किसमें है भाई? 1 में है 10, Q2 में है 9.43, Q3 में है 22. तो आंसर में क्या आएगा जिसमें सबसे ज्यादा क्वालिटी? तो ये है 3 है, थर्ड वाला इसीलिए सही है। हैं? ये निकालोगे क्यों न? देखो हमने बताया है ना क्यों क्वालिटी फैक्टर की नहीं। क्यों Q इक्वल टू क्या होता है? Q इक्वल टू होता है 1/R रूट L/C, 1/R स्क्वायर रूट L/C। अब सबसे ज्यादा क्वालिटी फैक्टर किसमें है? तो अब ये देखा R कितना था आपका, ये कैलकुलेटेड तो है सब में। हाँ तो क्या नहीं आ रहा है? ये ऑप्शनल में, ऑप्शनल से क्या मतलब है? ये देखो ऑप्शनल ना देखो पहले, ये इन्होंने पूछा क्या है? विच आर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन शुड बी सेलेक्टेड फॉर बेटर ट्यूनिंग ऑफ एन LCR सीरीज सर्किट यूज्ड फॉर कॉम्बिनेशन। तो LCR सीरीज सर्किट में रेजोनेंस होता है ना, रेजोनेंस, तब उसमें निकालते हैं Q फैक्टर कि नहीं। तो Q फैक्टर क्या होता है? वोल्टेज इन R, वोल्टेज इन C, R वोल्टेज इन L अपॉन टोटल वोल्टेज अप्लाइड कि नहीं। निकाले होंगे, देखिए क्वालिटी फैक्टर हमने पढ़ाया होगा LCR सीरीज सर्किट में। Q फैक्टर नहीं बताया हूं? नहीं बताए हैं? ये देखिए, हटाओ इसको, बंद करो, बता देते। बंद करो पहले, कहां से होगा? क्लोज कर दें? कहां है क्लोज वाला? ये है? नोट्स पर ये देखिए, ठीक तो है। ये था LCR सीरीज सर्किट में L, C और R, ये सीरीज सर्किट था, है ना। और इसमें जब कंडीशन ऑफ रेजोनेंस होती है, एट रेजोनेंस क्या था? Z मिनिमम हो जाता है इक्वल टू R, Z मिनिमम होगा और करंट मैक्सिमम हो जाता है I मैक्स इक्वल टू V/Z मिनिमम। तो ये हो जाता है V/R, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। अब उसमें एक टर्म है क्वालिटी फैक्टर Q। तो Q होता है वोल्टेज इन V, वोल्टेज इन C या L, इन L R C कोई भी ले लो, L R वोल्टेज इन C अपॉन टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज ये होता है।
तो ये हो जाएगा आपका VL मान लो, और ये हो गया VL होता IXL और ये होता IR, तो ये कैंसिल हो गया। अब XL है ओमेगा L अपॉन R, और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन रूट LC एट रेजोनेंस। ये क्या रहता है बता चुके हैं ना, एट रेजोनेंस ये होता है VL इक्वल टू VC, और VL क्या है IXL इक्वल टू IXC, I कट गया तो XL है ओमेगा L और ये है 1 अपॉन ओमेगा C, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई LC, तो ओमेगा इक्वल टू 1 बाई रूट LC, यही ओमेगा R है, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। या ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ लिखे तो 1 अपॉन 2 पाई 1 बाई रूट LC, तो यहाँ ओमेगा R यूज करना है, तो ये है ओमेगा R L बाई R, तो ओमेगा L है 1 बाई रूट LC, तो L बाई R इंटू 1 अपॉन रूट LC, L को अंदर ले जाओ तो ये 1 बाई R होगा, स्क्वायर रूट के अंदर आएगा L स्क्वायर बाई LC, एक L कैंसिल हो गया, तो अब क्या आ गया 1 बाई R स्क्वायर रूट L बाई C, दिस इज द क्वालिटी फैक्टर। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, और जिसमें हाई क्वालिटी फैक्टर है वो बेटर कम्युनिकेशन के लिए वो सर्किट यूज करेंगे, यही उसका प्रिंसिपल होता है। तो जिसमें Q की वैल्यू लार्ज होगी हम वो सर्किट को ज्यादा प्रिफर करेंगे। तो इसमें क्या है L, C और R तीनों जो भी होगा उसी को हम अप्लाई कर लेंगे अलग अलग सर्किट में, देख लेंगे किसमें ज्यादा आ रहा है तो वो हम चूज करेंगे, ये है कंसेप्ट। तो मेन पार्ट ये था क्वालिटी फैक्टर किसमें लार्ज है, ये इसी को कहा जाता है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, क्वालिटी फैक्टर आर इसी का नाम है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो हर एक में चेक करना पड़ेगा कि पहले में L, C और R क्या है, कितना वैल्यू आई, दूसरे में कितना, तीसरे में कितना, तब रिजल्ट आएगा। जिसमें लार्ज होगा वो सेलेक्ट कर लेंगे। ये एट रेजोनेंस होता है, जब रेजोनेंस की कंडीशन होगी तब ये मिलेगा, और उसमें ग्राफ भी हमने बनाया था, जेड मिनिमम हो जाता है और आर मैक्सिमम हो जाता, वो सॉरी ये हो गया जेड मिनिमम, जेड मिनिमम इक्वल टू होता है कैपिटल आर जब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर हो या एफ इक्वल टू एफ आर हो, और ये है आपका जेड, और करंट मैक्सिमम हो जाएगा, उस केस में करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, तो ये है, यही है करंट मैक्सिमम होगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर पर या एफ इक्वल टू एफ आर पर फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया आई, तो ये हो गया आई मैक्स, ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब आई मैक्स कितना आता है यहाँ लिखा हूं देखिए, आई मैक्स इक्वल टू वी बाई जेड मिनिमम, और जेड मिनिमम कितना हो जाता है कैपिटल आर, केवल ये रह जाता है एल में और इसमें इक्वल और अपोजिट होते हैं। तो ये पूरा बताया तो था, ये नहीं निकाला था क्या, तो लिख लीजिए ये क्वालिटी फैक्टर। यह कि न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस रहेगी तब आएगा।
न्यूमेरिकल तो लगाना ही पड़ेगा, वैल्यू फार्मूला मालूम है तब भी वैल्यू रखोगे, सॉल्व करोगे तभी तो आएगा। अब ऐसे असेसमेंट कर सकते हैं, आर की वैल्यू कम होना चाहिए और एल अधिक होना चाहिए, सी कम होना चाहिए। तो सब में अगर वो देखने पर आ जाए तब तो अच्छी बात है, नहीं तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर देख करके आ जाए तो जैसे एक में था ना, सी आर की वैल्यू सबसे कम था 15, सी वाले में था ना, तो सी वाला ही आया होगा। लेकिन एल पर भी डिपेंड करेंगे, एल और सी के वैल्यू पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन मेन फैक्टर होता है कैपिटल आर का। तो अगर नहीं आए तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा, अगर इससे ना समझ में आए तो ये सारे वैल्यू रख करके तब सॉल्व करेंगे, कितना हुआ। चलिए अब अगले दिन कल जो है और एक क्वेश्चन हो जाएगा, हैं? अगले दिन करें फिर। कौन सा है बोला, निकालो ले आओ, अभी हो जाएगा एक क्वेश्चन। तेईस का देख लो, नहीं कहाँ तक कराया था, सीरियल में ही देख लो। 17 का कराया था, 17 का देख लो। 17 का हो गया था कि नहीं हुआ था? तो 17 को हो गया, 18 का देखो। अट्ठारह का था, 17 का हो गया, एक ही था तो एक हो गया। 18 का देखो। हाँ चलिए, the magnetic potential energy stored in the certain inductor is 25 millijoule when the current in the inductor is 60 milliampere. This inductor is ऑफ इंडक्टेंस, तो सीधे निकाल सकते हो, तो फार्मूला है ना कि नहीं। एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ L I नॉट स्क्वायर, बताया है। तो U कितना है, U आपका दिया हुआ है ना 25 मिली जूल है, तो ये हो गया 25 इंटू 10 टू द पावर -3, ये यहाँ हाफ इंटू L की वैल्यू 60 सॉरी I है, तो L की वैल्यू पूछा है, I है 60 मिली एम्पियर, तो 60 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर। तो अब L कैलकुलेट कर लो, L इक्वल टू हो गया 25 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 2 अपॉन 60 इंटू 60 इंटू 10 टू द पावर -6, है ना। तो ये काट दो, ये 3 हो गया 10 टू द पावर -3, और इसको भी काट दो 2 से, ये हो गया 30, 5 से कैंसिल कर लो, 5 हो गया और 6 हो गया, फिर 5 से कैंसिल करो, है ना 12। तो ये अब आपका आ गया 1000 अपॉन 36, हाँ 72, कितना है डिवाइड कर लो, ये 1 तो अब उसमें देखो 1.3 के आसपास है, ये वाला है सी वाला, हाँ ऐसे ही लगा सकते हो ना कि नहीं, देख लो फार्मूला ये बताए हैं, अपने लगा के देख लो ना।
थर्ड नहीं, थर्ड ये वाला आएगा ना, ये आएगा, ये 13.89 है ना, डिवाइड करोगे तो ये नहीं 13.89। अरे 100 से डिवाइड कर लो, देख लो ना, तुरंत आ जाएगा। थर्टीन पॉइंट एट एट है तो 13.89 चेक कर लो, सही आ गया समझ में? यही होगा। क्लोज करने पर ही आएगा। ये क्या आ गया, LI स्क्वायर, ठीक। 18 में एक और है, एन इंडक्टर 20 मिली हेनरी, ए कैपेसिटर 100 माइक्रोफैरड है, करवा चुके ना? हाँ, तो चलो 18 का हो गया, अब 19 से अगले दिन कराते हैं।